स्टोरी की शुरुआत एक फ्यूनरल सीन से होती है, जहाँ पास एक लेडी का फ्यूनरल हो रहा होता है। सामने पर तो बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। एक्चुअल में ये उसी लेडी के बच्चे थे। तभी उस लेडी की आत्मा बाहर आ जाती है। यहाँ पास तो वो लेडी कहती है कि मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। 4 बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़कर बहुत पहले ही चले गए थे। मुझे अपने चारों बच्चे का पालन पोषण अकेले करना पड़ा। मेरा सबसे बड़ा बेटा जिसकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट से। और रही बात मेरे सबसे छोटे बेटे की, वो तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है और बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है। इस वजह से हमारी कंपनी में बैंकरप्ट हो गई थी। यहाँ तक कि वो आज मेरे फ्यूनरल तक में नहीं आया। अब बस मेरे फ्यूनरल के लिए मेरा एक बेटा और बेटी और मेरी बहू है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे सबसे बड़े बेटे की डेथ हो गई है, लेकिन उसने मेरी प्यारी सी एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ छोड़ गया है। खैर जो भी हो, मैं इस जीवन काल से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। तभी यहाँ पास व्हील सुनाई जा रही होती है। यहाँ पास तो बहुत कम शेयर सभी के पास थे और यहाँ पास तो उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एनी के पास सबसे ज्यादा शेयर थे। यहाँ पास तो हांजू बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और उस फाइल को अपनी मॉम की डेड बॉडी के ऊपर ही फेंक देता है और कहता है कि मुझे आपको सबसे ज्यादा शेयर्स देने चाहिए थे, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया। यहाँ पास तो उस लेडी की डॉटर एलन भी गुस्से में कहती है कि मैं आपकी इकलौती डॉटर हूँ, फिर भी आपने ऐसा किया। हम सब आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें शेयर्स कम दिए। मेरे शेयर्स बस 5% ही है। यहाँ पास तो एलन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और हांजू और उसकी वाइफ लिंगजी के पास जाकर कहती है कि तुम लोगों ने वसीयत में छेड़खानी की है क्या। अब तो यहाँ पर लिंगजी को भी गुस्सा आ जाता है। लिंगजी कहती है कि अगर हमने वसीयत में छेड़खानी की होती ना, तो तुम्हें एक रत्ती का भी शेयर न मिलता। लिंगजी गुस्से में हांजू से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि जब मॉम बीमार हुई थी तभी तुम उनसे शेयर ग्रुप को ले लेते। ये लोग तो बिल्कुल भी कंपनी नहीं संभाल सकते थे और थी जिसने अपने फादर तक को खो दिया और उसे कंपनी मिली है। कुछ साइड से भी मॉम दिख रही होती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उनके ही अपने बच्चे जो उनसे इतने अच्छे तरीके से बात करते थे, वो इतने ज्यादा लालची हैं और अपनी प्रॉपर्टी के लिए उनके पीछे थे और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारे रिश्ते नाते भूल चुके हैं। साइड से क्यूलिन जो कि इनोसेंटली ये सब कुछ देख रही होती है, उसे तो कुछ भी समझ तक नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब इन सारी लालचियों की नजर क्यूलिन पे जाती है। फिर यहाँ पास तो ये सभी के सभी क्यूलिन के पास पहुंच जाते हैं और उससे बिल्कुल नाइसली बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एलन कहती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी आंटी हूँ ना, तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तुम मेरे साथ रहना, ठीक है। जो कि क्यूलिन बेचारी डर सी रही होती है। अब यहाँ पास तो लिंजी भी क्यों ही पीछे रहने वाली थी, वो भी उसके पास ही आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी आंटी हूँ, तुम मेरे साथ रहना। और यहाँ पास तो ये दोनों आपस में ही लड़ने लग गए थे और कहते हैं कि क्यूलिन मेरे साथ रहेगी। यहाँ पास तो ये दोनों क्यूलिन का ही दोनों तरफ से हाथ खींचने लग गई थी। इस दौरान बेचारी क्यूलिन बहुत तेज से नीचे गिर जाती है, वो भी अपनी ग्रैंड मॉम की डेड बॉडी के पास। क्यूलिन की ग्रैंड मदर बेचारी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके तो हाथ टच नहीं होते और आर पार गायब ही हो जाते हैं। तभी हांजू कहता है कि अगर इस लड़की की भी डेथ हो जाती है तो फिर तो शेयर सारे के सारे मेरे हो जाएंगे। ग्रैंड मदर तो ये सारा कुछ सुन रही होती है, उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बेटे बेटियां पैसों के लिए इतना झगड़ने लगेंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे कि अपनी खुद की नीज की जान तक की परवाह नहीं करेंगे। मेरा जी लगता है ये सब प्रॉपर्टी के लिए लोग नाटक करते थे अच्छा बनने की। तभी यहाँ पास तो ग्रैंड मॉम गुस्से में कहती हैं कि अगर मुझे दूसरा मौका मिलता तो मैं इन दुष्ट बच्चों को सबक सिखाती। तभी यहाँ पास तो मॉम की सोल तो बिल्कुल से गायब हो जाती है और यहाँ पास बहुत तेज हवा चलने लग गई थी अचानक से। तभी यहाँ पे क्यूलिन उठ जाती है। क्यूलिन उठते साथ ही सामने फोटो देखती है ग्रैंड मॉम की। क्यूलिन कहती है मैं तो ऊपर चली गई थी ना, इसका मतलब कि ग्रैंड मॉम की सोल जो थी, ग्रैंड मदर की जो सोल थी, क्यूलिन के अंदर ही आ गई थी। ग्रैंड मॉम कहती है कि ये क्या, मैं तो क्यूलिन में बदल गई हूँ। तभी पीछे से किसी बंदे की आवाज आती है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया। उसकी पर्सनालिटी को देखकर पता चल रहा था कि वो बैड बॉय है जिसका नेम जौवान होता है। जौवान तो यहाँ पर आकर एक बैग फेंकता है। यहाँ पास क्यूलिन सोचती है अब ये क्या करने के लिए आया है। जौवान कहता है कि मॉम मैंने कल रात ड्रिंक भी नहीं की, उससे पहले ही आप चली गई। पता है मैंने आपके लिए कितने सारे बॉयज को ढूंढा है। यहाँ पास तो उसने अपनी बॉडी पर बहुत सारी बॉयज की पिक्स लटका रखा था। यहाँ पे जौवान कहता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पास वो बहुत सारी बॉयज की पिक फेंक देता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक बंदा कहता है कि तुम एक तो देरी से आए हो और अपनी मॉम के फ्यूनरल पर भी किसी मैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरा इतना अपमानजनक बेटा होता तो मुझे डेथ भी मुझे गुस्से से नहीं रोक पाती। तभी यहाँ जो गुस्से में कहता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जौवान कहता है मेरी मॉम ने जीवन भर मेहनत की है, मैं उनकी सेवा करने के लिए कागज के फिगर को भी जला दूंगा।
जो कि मैंने अपनी मॉम का फर्ज निभा लिया है, तो अब मैं चलता हूँ, मेरा यहीं तक काम था। तभी वो जाने वाला था, तभी पीछे से बंदा कहता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए 5% शेयर छोड़ रखे हैं। यहाँ पास तो क्यूलिन के अंदर मॉम की सोल सोचती है, अब ये भी मेरे बाकी बेटों की तरह ही लालच करेगा। तभी यहाँ पे जोंगजू कहता है कि मैं इस बार केवल और केवल अपनी मॉम को आखिरी बार देखने के लिए आया था। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ना कोई शेयर चाहिए। इन पैसों से मेरी मॉम के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, दफन करने के लिए। तभी यहाँ पास तो क्यूलिन खुश हो जाती है। फिर यहाँ पास वो जोंगजू का हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पास तो जोंगजू उसके सर पे चोट देखता है और कहता है तुम तो मेरे बिग ब्रदर की डॉटर हो ना। जोंगजू क्यूलिन से कहता है कि लिटिल नीस, तुम इस तरह चोट तुम्हारी कैसे लग गई। तभी क्यूलिन तो यहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि अंकल लॉयर ने कहा है कि मुझे किसी को अडॉप्ट करने के लिए मुझे चूज किया जाएगा। और रही बात चूज करने के लिए, तो मुझे चूज करने के लिए कहा गया है कि मैं किसे चूज करती हूँ। तभी यहाँ पास क्यूलिन कहती है कि मैं आपको चूज करती हूँ, उसका हाथ पकड़ते हुए। यहाँ पास तो जोंगजू के बाकी ब्रदर शॉक हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। तभी यहाँ पास जोंगजू कहता है कि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, वैसे तुम मौज मस्ती करने के लिए भी बहुत पाओगी मेरे साथ। तभी यहाँ पास तो हैंजी गुस्से में कहता है कि क्यूलिन तुम इसे बिल्कुल भी चूज मत करो, ये पैसे बहुत बर्बाद करता है, बहुत पैसे उड़ाता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हर एंगल से बैड बॉय है। क्यूलिन कहती है वो चाहे जितने पैसे बर्बाद करे, लेकिन आपसे तो लाख गुना ही बेटर है। हैंजी तो यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे लॉयर कहता है कि चेयरमैन बोलकर गई थी कि क्यूलिन का खुद का फैसला होगा, वो किसे चूज करती है। अब इस हैंजू के पास भी कुछ नहीं रह जाता सिवाय गुस्सा होने के। यहाँ पास लॉयर जोंगजू से कहता है कि अब आपका डिसीजन क्या है। तभी यहाँ पास जोंगजू कहता है कि सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब बिग ब्रदर थे, अब उनकी डॉटर है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, वो मुझे चूज कर रही है तो निश्चित रूप से क्यूलिन को अच्छी तरीके से रखूंगा और इसकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। वही यहाँ पे लॉयर कहता है कि अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वापस से शेयर वगैरह सब डिसाइड हो सकता है। ये तरह से कहता है कि चलो चलते हैं। हाँ जो सोचता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और ना मैं क्यूलिन को जोंगजू को शेयर्स देने दूंगा और ना ही उसको कंपनी मिलेगी। ही गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा होता है। दूसरी तरफ क्यूलिन तो उसके साथ जा रही होती। क्यूलिन मन में सोचती है कि मैं अपने बाकी लालचू बेटे को तो बिल्कुल भी अपनी प्रॉपर्टी हाथ लगने नहीं दूंगी। मुझे कैसे भी करके जोंगजू को एक व्यापारियों में बहुत अच्छा बनाना होगा, उसके लिए मुझे इसे टीच करना होगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉपर्टी ग्रीडी पीपल्स को बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगी। जोंगजू तो जैसे ही क्यूलिन को घर पे ले आया हुआ था, यहाँ पास तो उसने अपने घर को कबाड़ा ही बना रखा था। यहाँ पास तो घर की ऐसी हालत देख कर क्यूलिन उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है। एक पल के लिए तो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह ही लग रही थी। यहाँ पास तो जोंगजू डर के मारे नीचे ही गिर जाता है। जोंगजू सोचता है कि इसे भी क्या हुआ था, ये तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही चिल्ला रही है। यहाँ पर जोंगजू कहता है तुम मेरी मॉम की तरह ही क्यों चिल्ला रही हो, या कि हो भी सकता है शायद वंशानुगत लक्षण हो कुछ। यहाँ पास तो जोंगजू कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरा नाम लेकर क्यों बुला रही हो। यहाँ पे क्यूलिन कहती है तुम मेरे लिटिल अंकल हो, सबसे छोटे अंकल, तो मैं तुम्हें मैनर सिखा ही सकती हूँ। फिर यहाँ पास तो वो उसके कान खींचते हुए ले जा रही होती है। वो चिल्लाती रह जाता है। यहाँ पे वो अपने कान छुड़वाता है। तभी यहाँ पास क्यूलिन एक बंदे के पास आती है और कहती है कि इसने इस मंथ कितने पैसे खर्च किए हैं। तभी यहाँ पास वो उसे बताता है कि बकवास खिलौने पर इन्होंने 30 मिलियन उड़ा दिए। यहाँ पास तो उस गार्ड से जोंगजू अपनी डायरी छुड़ा लेता है। यहाँ पास तो वो सोचने लग गया था इसका गुस्सा तो सचमुच मेरी मॉम की तरह है। इसी तरह ऐसा लगता है कि अगले ही सेकंड मेरा पैर टूटने वाला है। फिर यहाँ पास वो फेक स्माइल देते हुए कहता है कि 1 मंथ में 30 मिलियन खत्म होना इतना ज्यादा नहीं होता है ना। तभी यहाँ पास क्यूलिन के पास आकर वो कहता है कि तुम्हारे यंग अंकल बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो बगल से गार्ड कहता है लेकिन ये हर महीने का है। यहाँ पास तो गार्ड के बच्चे लाने वाला था। तभी यहाँ पे क्यूलिन कहती है कि मैं आपका सपोर्ट कर सकती हूँ। सबसे बड़े यंग मास्टर ने पहले ही आपका फंड जो भी पैसा मिलता था वो काट लिया है। यहाँ पास क्यूलिन मन में सोचती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका कल्याण ही हो जाना है। मुझे जोंगजू को अपने तरीके से ही सुधारना होगा। सबसे पहले इसके खाने में ही कुछ कमी करनी होगी, स्टार्टिंग वहीं से होगी। ये जोंगजू तो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। यहाँ पास उसने बहुत सारे खिलौने खरीद के रखे हुए थे। यहाँ पे क्यूलिन कहती है कि सारे के सारे खिलौने लेकर आओ और इनसे छुटकारा पाओ, और कहती है कि सारे के सारे इसके खिलौने गायब कर दो, छुटकारा पाओ। यहाँ पास तो जोंगजू कहने लगता है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो, तुम बच्ची हो कि मेरी मॉम, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। यहाँ पास क्यूलिन कहती है तुमने मुझे अपने साथ रखने का वादा किया है और मुझे एक घर देने का वादा किया है, क्या तुम मुझे भिखमंगी बना दोगे इस तरह फिजूल खर्ची करके, क्या तुम मुझे रोड पर पुल पे सुलाओगे। जोंगजू उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कठिन लाइफ नहीं जीने दूंगा। क्यूलिन कहती है फिर भी तुम इस तरह रेसिंग और मैच वगैरह और खिलौने पर पैसे खर्च करना बंद कर दो, और तुम ये सब पसंद करोगे तो कैसे चलेगा, बजाय मुझे ठीक से पालने के। क्या तुम मुझे पालना नहीं चाहते? अगर तुमसे नहीं हो रहा तुम मुझे बता दो या फिर मुझे अनाथालय भेज दो।
यहाँ पास वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पालूंगा, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे वो मुंह बनाते हुए कहता है कि ले जाओ सारे खिलौने को मेरे। उसका मुंह को रोने जैसा ही फेस बना लेता है। बेचारे ने तो यहाँ पर अपना एक टैडी पकड़े हुआ था। यहाँ पास तो मेड आकर वो टैडी भी उसे खींच के ले जाती है। उसका देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं अपने टैडी को देने का, तभी यहाँ पास एक गार्ड आता है। जोंगजू से कहता है कि कार की कीज। जोंगजू कहता है कि मैं कार की कीज तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। यहाँ पास किरण उसे घूर के देखती है, फिर वो उसे ना चाहते हुए दे देता है। जोंगजून तो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे बिल्कुल रोने जैसा फेस बना लेता है और कहता है कि आज ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई मेरी जान मुझे छीन के ले गया हो। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत टाइम हो चुका था लेकिन अभी तक जोंगजून सो रहा होता है। तब यहाँ पे किरण आते और कहते हैं कि उठ जाओ जल्दी, 8 बज चुके हैं, काम पर जाने का समय हो गया है। जोंगजून कहता है कि अभी 8 ही बज तो बजे हैं, इतनी जल्दी काम कौन करता है, अभी तो स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ होगा। वो तो वापस अपना चादर वगैरह डालकर सोने लग गया था। तभी यहाँ पास उसे किरण उठाते हुए कहती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो मेरा खर्च कैसे उठाएंगे? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि कल आपने जो भी कहा वो बस मुझे खुश करने के लिए कहा, या फिर मैं भी आपके लिए बिल्कुल एक अनचाही आवारा बच्ची हूँ? ये सुनते साथ यहाँ पर जोंगजून जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ मेरी माँ। किरण तो यहाँ पे जानबूझ के रोने की एक्टिंग कर रही होती है और यहाँ पास जोंगजून कहता है कि अब रोना बंद करो, आपके अंकल अब काम पर जा रहे हैं, आपके लिए पैसे कमाने। यहाँ पे किरण कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। जोंगजू मान जाता है। किरण जैसे ही वहाँ से जाती है, यहाँ पे जोंगजून सोचता है लग रहा है कि मुझे एक डॉटर की परवरिश नहीं बल्कि एक बॉस की परवरिश करनी पड़ेगी, वो भी लिटिल बॉस की। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। यहाँ पास तो एक भी एम्प्लॉय नहीं होता है। ये कंपनी तो ग्रैंडमा आपके लिए छोड़कर गई थी ना, इसमें तो एम्प्लॉयज होने चाहिए। यहाँ पास तो जोंगजून वियर्ड से फेस बनाते हुए कहता है कि मैं तो इधर का सीईओ बस नाम के लिए हूँ, मैं तो कंपनी बहुत कम ही आता हूँ। जोंगजून कहता है कि मुझे कैसे पता होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पास तो किरण मन में सोचती है मेरी इतनी अच्छी कंपनी को इस कुत्ते ने बर्बाद कर दिया है। तभी वहाँ पास एक लड़की आ जाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? जोंगजून कहता है कि कंपनी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्या तुम इसे खुद नहीं संभाल सकती? तभी वो लड़की मीको तो यहाँ पर किरण को देखती है और कहती है कि क्या ये आपकी अडॉप्टेड डॉटर है? कितनी प्यारी बच्ची है, आपके लिए मिल्क लाऊं मैं? यहाँ पास तो मीकू जो कि असिस्टेंट होती है और यहाँ पास तो वो इनको एक नॉर्मली बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रही होती है। यहाँ पास वो जाने लगी थी मिल्क लेने के लिए। तभी किरण यहाँ पर मीकू को रोकती है और कहती है कि असिस्टेंट हो ना तुम, जाकर तुम तैयारी करो मीटिंग की और सभी को सूचित करो कि 11 बजे मीटिंग होगी और अगर कोई देरी करता है तो ये सब उसी की रिस्क में होगा, अपने खुद के, और इसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा। जोंगजून मन में सोचता है कि ये जब देखिए इतनी सीरियस की हो जाती है, मुझे तो इससे डर ही लगने लगता है, इसे देखकर तो मुझे अपनी मॉम की याद आ जाती है। और यहाँ पास मन में सोचता है कि बस मुझे लगता है दिल से आवाज आती है कि मुझे इसकी बातें सुननी चाहिए। तभी असिस्टेंट कहती है कि बॉस आप इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? वहाँ के एम्प्लॉय तो सारे सोते सोते मुँह लेके अपना आ जाते हैं और फिर बैठ जाते। तभी यहाँ पास किरण कहती है कि मीटिंग ओवर होती है, फिर सभी लोग वापस से चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट कहती है कि सब क्या है? यहाँ पास किरण कहती है कि अब से तुम डेली इन्हें इसी टाइम पे बुलाओगी और लगभग तुम्हें 3 दिनों तक ऐसे ही इन्हें बुलाना है बार बार। बाद में किरण तो ऐसे ही उन्हें लगभग 3 दिनों तक ऐसे ही बुलवाती है और लास्ट डे पे कहती है कि इन सभी को इस कंपनी से निकाल दो। सभी एम्प्लॉयज तो डर जाते हैं। तभी यहाँ पे किरण कहती है कि क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है कि मैं निकाल रही हूँ इस जॉब से आपको? फिर किरण कहती है सभी से कि ये लास्ट चांस है, अगर दोबारा इस तरह गलती हुई तो फिर मैं दोबारा चांस नहीं दूंगी, इस कंपनी से फायर कर दूंगी सभी के सबको। यहाँ पास तो असिस्टेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असिस्टेंट यहाँ पे जोंगजून से कहती है कि तुम्हारी डॉटर तो तुमसे ज्यादा बेटर है। जोआन कहता है कि तुम एक बच्ची होकर इतना कुछ कैसे जानती हो? किरण कहती है कि मैं ग्रैंडमा के साथ होकर बड़ी हुई हूँ तो मुझे ऑब्वियसली उनसे सब कुछ सीखा है मैंने। किरण जोआन तो यहाँ पे फिर से अपनी मनगढ़ंत कहानी बना लेता है और कहता है कि अब मुझे वापस इस कंपनी में नहीं आना पड़ेगा, तुम संभाल लोगी ना। यहाँ पास तो किरण उसे घूर के दिख रही होती है। यहाँ पे जोआन तो डर जाता है। किरण तो गुस्से में उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें आज आना पड़ेगा जोआन, अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जल्दी होने वाली है। यहाँ पास तो जोआन कहता है कि तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, तुम हो या ना, वैसे भी तुम सारी मीटिंग्स मेरी तुम ही तो अटेंड करती हो। यहाँ पे असिस्टेंट उसे बताती है कि पहले की कुछ और बात थी, उस समय चेयरमैन थी हमारे साथ, इस वजह से हम संभाल लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है, कंपनी तक बैंकरप्ट हो सकती है। और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक कंपनी और कुछ शेयर छोड़ के गई हैं। अगर तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, जो तुम्हारे पास सामान है वो कुछ कंपनी अपने कर्ज को भरने के लिए सब कुछ ले लेगी। जोआन कहता है कि इसका मतलब कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो। इतना कहकर तो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जोआन मन में सोचता है। यहाँ पे मैं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जोआन छोटा था। यहाँ पास तो वो कागज का प्लेन बना रहा होता है। यहाँ पास उसकी मॉम हेल्प करती है क्योंकि उससे नहीं बन रहा होता है। ये सब याद करके जोआन मन में सोचता है मेरी मॉम की वो घर आखिरी निशानी है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। दूसरी साइड में यहाँ पे हैंजी और लिंची का दिखाया जाता है। लिंची यहाँ पर जोआन की सारी बातें बता रही होती है और कहती है कि
मुझे पता चला है कि जंग जुआन अब कंपनी आने लग गया है और उसने काफी सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाला है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब कंपनी बैंकरप्ट होगी। यहाँ पास तो हेनरी कहता है कि उसका दिखावा पूरी तरीके से दिखावा ही है और कुछ नहीं। दूसरी साइड हमें यहाँ पास तो जुआन का दिखाया जाता है। जुआन को तो यहाँ पर क्यूलिन काफी बार स्टडी करवाती है कंपनी के बारे में और उसे बहुत सारी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंग जुआन के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होता है, उल्टा उसे पढ़ने के नाम से नींद आ रही होती है। वो तो ब्लैक बोर्ड पे ही देखकर स्टडी को सोने लगता है और यहाँ पर उसे बार बार नींद आ रही होती है। फिर भी जब वो किरण के देखने पर उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पास तो किरण उसे बहुत बार समझाती है, लेकिन यहाँ पास तो जंग जुआन एक बहाना बनाकर चला जाता है वॉशरूम कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पास तो बिल्कुल बच्चों की जैसे हरकत कर रहा होता है, जैसे कोई बच्चे बहाने बनाते हैं। और यहाँ पे बाथरूम के अंदर बैठकर तो गेम ही खेल रहा होता है। तभी यहाँ पास डोर के बाहर किरण चिल्लाती है और कहती है कि तुम बाथरूम में सो गए हो क्या, जल्दी निकलो बाहर। यहाँ पास तो जंग जुआन उसे इग्नोर कर देता है। तभी पास किरण तो एक किक करके डोर को ही तोड़ देती है। किरण कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे ये करने के लिए आए हो, वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ पे बैठे हो, गेम खेल रहे हो। जुआन इसको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है और यहाँ पे वो बिल्कुल शॉक भी था। वो उससे कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, तुम कितनी बदतमीज हो। यहाँ पे किरण कहती है कि मैं बदतमीज हूँ? हाँ। किरण कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम यहाँ पे मुझसे धोखेबाजी करके यहाँ पे बैठे हुए हो। चुपचाप चलो, मैं तुम्हें वापस स्टडी करवाती हूँ। यहाँ पास तो जंग जुआन कहता है कि तुमने मुझे 3 बार सिखाया है और कितनी बार प्रैक्टिस करवाई है लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि मैं स्लो हूँ काफी, और अब तो मुझे लगता है कि मैं वो आखिरी घर को भी नहीं छोड़ पाऊंगा, और अब तो मुझे लगता है कि मैं उस आखिरी घर को भी नहीं बचा पाऊंगा जिस घर को मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा है। यहाँ पे जंग जुआन कहते हैं कि अगर मैं बैंकरप्ट हो गया तो तुम मेरे बिग ब्रदर को फॉलो करना, मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा। यहाँ पास तो किरण उसके पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। यहाँ पे जंग जुआन को लगता है कि वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली है, इस वजह से वो डर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो किरण उसे प्यार से सहलाती है। इस वक्त तो यहाँ पर जंग जुआन को अपनी मॉम की याद आ गई थी, क्योंकि उसकी मॉम भी उसको ऐसे ही सहलाती थी। क्योंकि जंग जुआन बचपन से ही थोड़ा बुद्धू था और वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया करता था, इस वजह से वो बाकियों की तुलना में थोड़ा वीक हो जाता था, लेकिन काफ़ी बार प्रैक्टिस करने पर वो भी इम्प्रूव होता था। तभी यहाँ पे किरण जाने लगती और कहती है कि मैं स्टडी रूम पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अगर अभी ग्रैंडमा यहाँ पे होती तो वो तुम्हें पक्का नहीं छोड़ती। यहाँ पर तो जुआन को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, इस वजह से वो भी चुपचाप चला जाता है। फिर बाद में तो यहाँ पे जंग जुआन बहुत ज्यादा मेहनत करता है, रात रात भर जगता है और खाने के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टडी करता है, और यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी। बाद में किरण के पास लिली असिस्टेंट आती है और कहती है कि बॉस कहाँ है। किरण कहती है कि उसने लेट नाइट तक स्टडी की है और उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और वैसे भी मीटिंग तो 10 बजे होने वाली है ना। कहती है कि तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। यहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं कि आप पहले नाश्ता कर लीजिए, जब तक मैं उसे बुला कर लाती हूँ। यहाँ पास से तो असिस्टेंट चली जाती है, बाद में असिस्टेंट भागते हुए आती है और कहती है कि मिस्टर जंग जुआन तो गायब है। किरण शॉक होते हुए कहती है कि गायब, ऐसे कैसे हो सकता है। किरण कहती है कि तुमने कॉल करने की कोशिश की, चलो पहले ऑफिस चलते हैं, फिर हम पता करते हैं कि वो कहाँ है। दूसरी साइड तो हमें यहाँ पे मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पास तो हांजू बड़ा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, जरूर कहीं मौज मस्ती कर रहा होगा। भी वहाँ पर क्यूलिन आती है और जाकर बैठ जाती है। हांजू तो यहाँ पर क्यूलिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बड़े लोगों की बैठक है और तुम बच्ची यहाँ पे क्या कर रही हो। क्यूलिन कहती है कि मैं भी शेन कॉर्पोरेशन की शेयर होल्डर हूँ, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे जितने शेयर हैं, तो ऑफ कोर्स ही मैं मीटिंग रूम में आ सकती हूँ, मेरे पास भी इसके पूरे राइट है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। हांजू मन में सोचता है कि उछल लो जितना तुम्हें उछलना है, एक बार जैसे ही मैं जंग जुआन को इस कॉर्पोरेट से हटा दूंगा। जिस दिन मैंने जंग जुआन को इस कंपनी से बाहर निकाल फेंका, उसी दिन मैं तुमसे तुम्हारे सारे शेयर छीन लूंगा, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तभी यहाँ पास वो कहता है कि जंग जुआन कहाँ पास है, क्या वो डर गया। किरण बात संभालते हुए कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हें क्यों मची है, अभी इतना ज्यादा लेट नहीं हुआ है, वो जल्दी आ जाएगा। तभी यहाँ पास एक बंदा कहता है वो जंग जुआन वो तो बहुत ज्यादा आलसी है ना, उसके लिए तो इस मीटिंग में ना आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और हम उससे जल्दी आने की होप भी नहीं करते कि वो जल्दी आएगा, वो तो सीरियस ही नहीं हुआ होगा। हांजू कहता है कि क्या वो अभी भी होश पड़ा है कहीं जाकर ड्रिंक करके। हांजू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंकल कितने ज्यादा दुष्ट हैं और कितने ज्यादा बदमाश है, पर मैं जानता हूँ कि तुम उनके साथ काफी टाइम से रह रही हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, अपनेपन के लिए, और परिवार से ही तो अपनापन होता है ना। यहाँ पास तो वो बंदा वापस से हल्ला करने लग गया था और कहता है कि तभी वहाँ पास एक बंदा कहता है कि उसने कंपनी की कमान संभाली है, तब से तो कंपनी बैंकरप्ट होने के लिए आई गई है बस। यहाँ पास तो हांजू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे लगता है कि अब जंग जुआन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोचता है कि जब कंपनी बैंकरप्ट होने के लिए आएगी तभी मैं इस कंपनी को लपक लूंगा, और साथ में क्यूलिन के शेयर्स भी।
क्यूलन मन में सोचती है कि तुम्हारी मॉम को तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, तुम जरूर आओगे। तभी वहाँ पे बैठा एक बंदा कहता है कि अब केवल और केवल 5 मिनट्स बचे हैं। तभी यहाँ पे जो कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, अब तुम लोग उसे हटा ही दो। अब जो कि वो सीईओ के पद से हट जाएगा तो हमें उसके हिस्से के और क्यूलन के हिस्से के भी शेयर्स लेने होंगे। क्यूलन चिल्लाते हुए कहती है कि अभी पूरी तरीके से टाइम नहीं खत्म हुआ है, तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, कुछ टाइम वेट कीजिए जब तक टाइम पूरी तरीके से ओवर नहीं हो जाता। हाँ जो तो मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि अगर वो नहीं आता तो फिर तुम क्या करोगी? क्यूलन ने 5% शेयर अपने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी। यहाँ पर तो हांजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। यहाँ पे वो खुशी के मन में सोचता है कि बेवकूफ लड़की, मुझे पता था वो कभी नहीं आने वाला। इस बेवकूफ लड़की ने उसने मम्मी अंकल के चक्कर में अपने 20% शेयर्स भी गवा दिए। हाँ पास तो सभी लोग नंबर्स भी काउंट करने लग गए थे। अब केवल और केवल 5 सेकंड्स बच गए थे। ये लोग जैसे ये 5 सेकंड काउंट करते हैं तो तभी जैसे यहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं तभी यहाँ पे एक बंदे की आवाज आती है। क्यूलन तक खुश हो जाती है, उसे लगता है कि यहाँ पे जोंग जुआन आ गया है। तभी वो डोर की तरफ देखती है, वहाँ पे तो एक बंदा आ गया होता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं गलती से गलत कमरे पे आ गया। इतना कहकर तो वो बंदा वहाँ से चला ही जाता है। जो कहता है स्माइल करते हुए कि अब तुम्हें तो अपना प्रॉमिस पता है ना, अब तुम जल्दी से मेरे नाम पे सारे शेयर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे क्यूलन मन में सोचती है मैं इस गद्दार को अपनी कंपनी नहीं देना चाहती थी, मैं अपनी कंपनी को तुम्हारे नाम पे करना चाहती थी। यहाँ पास तो क्यूलन सब सोच रही होती है। यहाँ पे हांजू कहता है कि तुमसे क्या साइन करने से भी नहीं आता। हांजू कहता है कि क्या तुमसे साइन करते भी नहीं आता, और यहाँ पास उसका हाथ पकड़कर फोर्सफुली उसे साइन करवाने लग गया था और यहाँ पे कोई भी मना भी नहीं करता। तभी जैसे ही वो उसे साइन करवा पाता तभी वहाँ पे हांजू आ जाता है। तभी वहाँ पर जंगजू आना चाहता है और कहता है कि रुक जाओ, और अंदर आते ही यहाँ पास तो उसका बिल्कुल भी लुक सब कुछ चेंज था। बैड बॉय से बिल्कुल गुड बॉय वाला लुक लेकर आ रहा होता है। यहाँ पास तो जंगजुआन जल्दी ही किरण के पास जाता है और कहते कि क्या तुम ठीक हो? किरण कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लेट हो गए। जंगजुआन कहते कि डोंट वरी, मुझे भी देर नहीं हुई है। हाँ जो तो बिल्कुल शॉक था और वो कहता है कि ये तो कैसे चेंज हो सकता है। फिर वो बात को पलटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, और तुम यहाँ पे सोते सोते आए हो क्या इतना लेट? मीटिंग 10 बजे शुरू होनी थी लेकिन 10 तो बज चुके हैं। यहाँ पर जंगजुआन कहता है कि जब 10:01 हो जाता है उसे देरी मानी जाती है, लेकिन अभी तक 10:01 भी नहीं हुआ है, इसे फिक्स टाइम कहते हैं। यहाँ पर तो सभी बोर्ड मेंबर्स को न चाहते हुए भी जंगजुआन की बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो सही कह रहा था। फिर यहाँ पास तो जंगजुआन अपनी प्रेजेंटेशन देता है और उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी होती है। यहाँ पास किरण सोचती है फाइनली मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ जो यहाँ पर उसके बाद सवाल उठाते हुए कहता है कि तुमने अभी इतना सारा नुकसान किया है, उसका क्या? यहाँ पास जंगजुआन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने नुकसान किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी भरपाई करूंगा। यहाँ पे हांजू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। और रही बात भरपाई की तो पूरा बीजिंग जानता है कि तुम एक बेकार व्यक्ति हो कि दिन भर पड़ा रहता है और गेम्स वगैरह पे बेफालतू की चीजों पे पैसे खर्च करता है, बेफालतू की चीजों पर पैसे खर्च करता है। ऐसा इंसान बेकार ही होता है, निकम्मा बोलते हैं इसे। अंजू तो यहाँ पर जंगजुआन के पास सवाल उठाते हुए कहते हैं कि और लगातार हानि ऐसी होती रही तो हमारी कंपनी जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। खैर अगर ये 1 मंथ में मुनाफे में नहीं बदल पाया, हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे पाया तो हम इसे हटा देंगे और ये चुपचाप अपने सारे शेयर सौंप कर यहाँ से चला जाएगा। जंगजुआन कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं बेकार यूजलेस पर्सन नहीं हूँ और तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? 200 मिलियन का भुगतान 1 मंथ में कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे खाली हाथ यहाँ से भगाना चाहते हो? हांजू कहता है कि ये सारा का सारा पैसा खर्च तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें ही अब इसे भरपाई करना पड़ेगा, वरना ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। दोस्त ये तो बहुत चालाक निकला, यहाँ पास उसे घर से उठवाना चाहता है। किरण कहते ठीक है, हमें मंजूर है। यहाँ पे शौक हो जाता है और किरण के पास आकर कहता है कि कैसे होगा 200 मिलियन, कैसे होगा 200 मिलियन की भरपाई, हम नहीं कर पाएंगे, कहाँ से मिलेगा हमें इतना पैसा? यहाँ पास तो किरण के सर में टपली मारते हुए कहती है कि तुम क्यों डर रहे हो, अभी तुम्हारे पास हो ना। यहाँ पास हांजू मन में सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, यंग के साथ साथ जिद्दी, बिल्कुल मेरी मॉम के जैसी होती जा रही है। यहाँ पे सभी से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहती है कि 1 मंथ में अगर नहीं हो पाया तो हम बेशक चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर हम बेशक यहाँ से चले जाएंगे। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और रूडली बोल रही होती है, उसकी वॉइस में तो बिल्कुल अलग ही झलक दिख रही होती है। हांजू उसे गौर से देख रहा होता है और सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही है, आवाज से लेकर रिएक्शन सब कुछ। किरण कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो मैं अभी अपने सारे शेयर तुम्हें दे दूंगी। यहाँ पे तो हांजू खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं क्यों डरूंगा। यहाँ पास से तो सभी लोग मीटिंग रूम से चले जाते हैं। यहाँ पास तो जो यहाँ पे सर पकड़ कर बैठ जाता है। किरण कहती है कि क्या हुआ? जंगजुआन कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं एक प्लास्टिक का बैग ले लूंगा, आज जाकर मैं कचरे उठाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगा। किरण कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कचरा उठाकर मेरा पालन पोषण करोगे? मैं बता दूं कि मैं इस तरह की स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं जीना चाहती। यहाँ पास किरण कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करोगे। क्या तुम्हें याद है कि जिंगजिंग का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो कि जल्दी ही डील करने के लिए आने वाला है, उसने डील करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पास जंगजुआन कहता है लेकिन वो हमारे साथ डील क्यों करेगा, हमारी कंपनी तो बैंकरप्ट होने के कगार पर है। ये तो अभी से ही हार मान जा रहा होता है।
जरा तो यहाँ पास ये लालचियाँ तो पहले से ही उनके घर पे आ गई थी और सामान खोज रही होती हैं कि कोई कीमती सामान मिल जाए और उन्हें पैसे मिल जाए उसके, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंची और चिंजा होती है। जी जी यहाँ पास कहती है कि सामान ढूंढ कर दूंगी, मैं भी पैसे के लिए आई हूँ यहाँ पे। तभी वहाँ कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पास तो ये लोग पैसों के लिए आई हुई थी। तभी यहाँ पास क्यों कहती है ग्रैंडमा ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हो। और लिंची से कहती है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम इस शहर में नहीं थी, मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें जॉब दिया और एक अच्छा खासा घर दिया रहने के लिए, लेकिन फिर भी तुम उनके लिए एहसान फरामोश निकली। लिंची तो किलिन तो ऐसे ही अपनी डॉटर को भी सुना रही होती है। यहाँ पास तो ये लोग गुस्से में आ जाती है और यहाँ पास किलिन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी। तभी यहाँ पास किलिन जुंग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उनके ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी यहाँ पे किलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो तुम्हारे खून के रिश्ते वाले हैं, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें सबक तो मैं सिखाती हूँ। फिर यहाँ पास तो उन्हें गार्ड से नील डाउन करवा देती है और उनको बहुत सारे स्लैब चढ़ती है। उनके पेज तो रेडी पड़ गए थे। यहाँ पे तो उन्हें कह रही होती है हम तो तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। यहाँ पे किलिन कहती है कि बुजुर्ग माई फुट। एक पल के लिए तो उसकी ऐसी हरकत देखकर जोंगजू भी डर गया था। यहाँ पे तो किलिन गुस्से में चली जाती है असिस्टेंट के साथ वहाँ से। यहाँ पे जोंगजू सोचता है इससे पंगा लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है, वरना इनके फेस की तरह मेरा फेस भी हो जाएगा। फिर यहाँ पास तो ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पास वो एक लॉकर से एक कटोरी टाइप कुछ निकालती है और उस बाउल को कहती है कि ये बहुत पुराना बाउल है और इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर ये कोई देख लेता है तो इसे डील तक मिल सकती है। चलो अब लेट हो रहा है। फिर यहाँ पास से तो वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जोंगजू सोचता है इसे मेरी मॉम की तिजोरी का लॉक कैसे पता। फिर यहाँ पास तो उसे कप पे टी पकड़ना सिखा रही होती है और उसको तो एक स्टिक पे ले रखी थी उसने और उसी पे बार बार स्टिक चला रही होती है और कहती है कि तुमसे एक काम नहीं होता। यहाँ पास तो वो उसे शिष्टाचार सिखा रही होती है। फिर यहाँ पास तो वो फाइनली सीख जाता है और इस दौरान तो उसने बहुत ज्यादा पिटाई भी खाई थी। फिर बाद में किरण कहती है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर यहाँ पास वो उसे बहुत सारी ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है और कहती है वहाँ पे बिल्कुल वो बैठ जाती है और कहती है कि ये पसंद नहीं आया। वो ऐसे ही बहुत बार अपना कोट चेंज कर आता है, लेकिन किरण तो वो बार बार रिजेक्ट कर रही होती है। वो लास्ट में थक जाता है और कहता है कि क्या जिससे मीटिंग होने वाली है वो एक लड़की है क्या आप मेरे शरीर का बलिदान करवाना चाहती हैं। नहीं मैं इतना गिरा हुआ लड़का नहीं हूँ कि एक डील के लिए अपने बॉडी तक को ना देखूं। यहाँ पास तो लिली असिस्टेंट की हंसी छूट जाती है। यहाँ पास तो किलिन उसके सर पे एक टपली मारती है वापस से और कहती है कि बकवास कहीं के, बेकार तो तुम हो ही, उस आदमी तुम्हारा दिमाग भी बेकार सा है। हम जिस फैमिली में डील करने वाले हैं वो शिष्टाचार को बहुत महत्व देते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें ऐसा सिखा रही हूँ, समझे। यहाँ पास तो जोंगजुआन को जैसे जैसे वो बातें सिखा रही होती है बोल रही होती है, उसे तो यहाँ पर बार बार उसे अपनी मॉम की झलक दिख रही होती है। उसमें जोंगजुआन सोचता है कि मेरी मॉम की तरह कैसे बोल सकती है, हर एक वर्ड इसके कैसे मैच हो जाते हैं मेरी मॉम से, क्या ये कोई इंसिडेंस हो सकता है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पास तो किलिन और असिस्टेंट पहुंच गई होती है। यहाँ पास अभी भी जोंगजुआन नहीं आया होता है। यहाँ पे किलिन कहती है जरूर कुछ बुरा हुआ है, इस बार वो इसी वजह से नहीं आ पाया, तुम जल्दी फोन लगाओ। यहाँ पास तो असिस्टेंट कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल ही नहीं लग रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पास तो जोंगजुआन जो कि कार चला रहा होता है, तभी उसका कार से एक एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पास तो कुछ बंदे आकर वही कप को ले जाते हैं। दूसरे में पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पास जोंगजुआन अभी तक नहीं आया होता है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पे आंटी मैंने सोचता है उसे ढूंढने का कोई फायदा भी नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, और यूं ही वो डेविल स्माइल दे रहा होता है। दूसरी साइड में यहाँ पे जोंगजुआन को दिखाया जाता है जिसे किसी ने किडनैप कर रखा था। तभी यहाँ पे लिंची आती है। लिंची से जोंगजुआन कहता है कि तुमने मुझे किडनैप कराया, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। यहाँ पे लिंची कहती है कि तुम्हें उस फैमिली से डील न करवाने के लिए, लिंची कहती है ताकि तुम उस कंपनी से डील ना कर पाओ, बस इस वजह से ले आई मैं तुम्हें यहाँ पे। जोंगजुआन कहता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ कितने ज्यादा क्रूअल हो। लिंची तो यहाँ पे जोंगजुआन को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि हम क्रूअल हैं, हाँ, उस कमबख्त बुढ़िया को दोस्त हो तुम, मेरे हस्बैंड असली बड़े बेटे हैं। क्या ये हमेशा से नहीं कहा जाता कि अच्छे बेटों को छोटे बेटों से ज्यादा विरासत मिलनी चाहिए, लेकिन उस बुढ़िया ने तो तुम्हारे नाम पर और उस किरण के नाम पर बहुत ज्यादा विरासत छोड़ गई। जोंगजुआन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, अब तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए मेरी मॉम की याद आ रही है। मेरी मॉम ने ही ये कंपनी को खड़ी की है, अकेले वो भी, और वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की है और वो जिसे चाहे उसे दे सकती है, इस पे किसी का भी हक नहीं बनता। यहाँ पे लिंची कहती है कि इस बंदे की अच्छी तरीके से धुलाई करना, ये बहुत बोलने लग गया है। यहाँ पर जो खड़े बंदे सारे बहुत ज्यादा जोंगजुआन को कूटते हैं और यहाँ पर ये लोग तो उसे बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं। इस वक्त जोंगजुआन को अपनी मॉम की याद आ रही होती है। ऐसे ही उसे बचपन में कुछ बंदे बुली किया करते थे, हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बचाने के लिए उसकी मॉम आती है, कि मॉम की तरह ही बिल्कुल उसे बचाने के लिए यहाँ पे किलिन आ गई होती है। यहाँ पे लिंची किलिन को देखकर हंसने लग गई थी और कहती है कि पिद्दी, तुम यहाँ पर इतनी छोटी सी बच्ची होकर यहाँ पे जोंगजुआन को बचाने के लिए आई हो। सच कहूँ तो मुझे तुम जैसी पिद्दी पर हंसी आ रही है। यहाँ पास तो किलिन उसे पट से सुना देती है। यहाँ पे लिंची सोचती है इसकी बातों से तो बिल्कुल मुझे उस बुढ़िया की याद आ जाती है, वो बुढ़िया भी मुझे ऐसे सुनाया करती थी। किलिन तो यहाँ पर अपने गार्ड से उन बंदों को बहुत ज्यादा कुटवाती है। किलिन कहती है कि अब तुम्हारी बारी लिंची। यहाँ पे लिंची डर रही होती है, वो तो नीचे भी गिर जाती है। किलिन फिर क्या, फिर तो यहाँ पर किलिन उसके बाल पकड़कर उसे बहुत ज्यादा स्लैप चढ़ती है और कूटती है।
किरण तो यहाँ पास उसके बाल पकड़कर उसको बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है, उसको स्लैब पे चढ़ती है। बेचारी के फेस में तो वापस उसके रेड मार्क्स पड़ गए थे। उसका लालची उसे बार बार पिटवा रहा था किरण के हाथों और अपने गार्ड से कहती है कि ले जाओ इसे यहाँ से। किरण तो यहाँ पर आकर जंगजोन का फेस चेक कर रही होती है और कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है। यहाँ पर जंगजोन उसे ध्यान से देख रहा होता है और सोचता है ये तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पास तो किरण बहुत बिंदास एंट्री देती है पार्टी में और यहाँ पास तो वो प्रूफ कर देती है कि वो सही है। यहाँ पास भी हाँ जो ट्रबल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जीत पाता और इन दी एंड यहाँ पास किरण तो आगे पे चली जाती है। यहाँ पास तो जंगजुआन जल्दी से असिस्टेंट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी मॉम जैसी बिल्कुल किरण मिलती जुलती है। असिस्टेंट कहती है कि हो सकता है क्योंकि उसकी जो पालन पोषण जो है चेयरमैन ने खुद की है, इस वजह से वो ऐसी है लगता है। यहाँ पास इतना कहकर तो असिस्टेंट चले जाती है। पीछे से जंगजुआन सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी पूरी हरकतें तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरी तरफ यहाँ पास तो सारा अपना दुखड़ा यहाँ पर लिंची हांजू को सुना रही होती है और कहती है उसने मेरा फेस भी रेड कर दिया। हांजू कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, उन्हें डील मिल गई, साइन कर दिया तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो डील इतनी आसान नहीं है, वो जरूर फेल हो जाएंगे और अगर डील में कुछ प्रॉब्लम हुई तो पक्का ही यहाँ पास तो शन फैमिली खराब हो जाएगी, शन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, तब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जंगजुआन तो असिस्टेंट के साथ अपने ऑर्डर वगैरह सब कुछ देख रहा होता है और सारा का सारा मटेरियल चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पास एक मैन आता है और यहाँ पर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करवा लेता है। वो लोग चेक करते हैं फिर साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट किरण देखती है वो तो शॉक हो जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पटक देती है और कहती है कि ये सब क्या है, इस प्रोजेक्ट में तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे जंगजुआन कहता है कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, मैंने सब संभाल लिया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वो एक्सप्लेन बहुत मेहनत कर ली और उसने ना एक्सप्लेन भी नहीं किया था और वहाँ से वो चला जाता है। तब यही बंदा हांजू के पास जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया बॉस। हांजू यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए कि तुमने प्रोडक्ट बचा भी लिया तो क्या फायदा, लेकिन मेरे पास और भी तरकीबें हैं तुम्हें रोकने के लिए। हांजू तो यहाँ पे साइड से स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही ये लोग कंपनी में जाते हैं यहाँ पास तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, सारे के सारे एम्प्लॉय जा चुके थे। किरण कहती है कि 3 बजे में ऑर्डर देना है, क्या हम सचमुच अब रोड में सोएंगे। जंगजुआन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ ना, तुम इसे जल्दी घर ले जाओ और ये रेस्ट करे, तब तक मैं देख कर आता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेगा। साइड पे तो सारी बातें हांजू ने भी सुन ली होती है और कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के साथ डील कर रखी है और तुमने अभी तक कुछ भी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया। मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते बस यहाँ पे देखने के लिए आया था कि क्या कुछ चल रहा है। जंगजुआन कहता है कि डोंट वरी ब्रो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं जी फैमिली को मॉल पहुंचाने के बाद बाजी मेरी होगी। यहाँ पे हांजू हंसते कहता है कि अच्छा मजाक कर लेते हो, अगर तुम मॉल नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होगा। जंगजुआन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हांजू कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तो फिर तुम इतने शांत होने का बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा गेम क्या है। जंगजुआन कहता है कि इसका मतलब तुम सचमुच इन सब के पीछे, इन सारी अड़चनों के पीछे तुम ही थे। यहाँ पास तो जंगजुआन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे ब्लड ब्रदर्स हो, लेकिन फिर भी तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। हांजू कहता है कि ब्लड ब्रदर्स है ना, जब सारा का सारा सामना करना पड़ा तुम्हें प्रॉफिट का, तब रिश्तेदारी कहाँ गई थी, हाँ तब रिश्तेदारी कहाँ पर गई थी। और जैसे ही इस फैमिली से उतरोगे, इस पद से उतरोगे ना, तभी मैं तुम्हें भीख मंगा बना दूंगा और तुम्हारे साथ वो किरण भी भीख मांगेगी, मैं तुम लोगों को इतना मजबूर कर दूंगा। तब यहाँ पास वो डीलर जिसने डील की थी वो भी वहीं पे आ जाता है, जिसका नेम मुआन होता है। मुआन जो कि कहता है कि मेरी डील कहाँ है। यहाँ पास तो हांजू कहता है कि ये तुम्हारी डील नहीं दे सकता। यहाँ पे वो भी शांति सा फेस बनाए रखा था। उसका फेस देखते साथ मुआन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या मुझे लॉस करवाओगे। फिर यहाँ पे किरण कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा कुछ जो डील था वो करवा दिया है और तुम्हारी डील पहले ही हो चुकी है और सारा कुछ ऑर्डर भी पहले ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वो उसकी रिसिप्ट दे देती है। यहाँ पे तो वो लिस्ट को चेक करके कहता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। हांजू जो कि बहुत ज्यादा शौक होता है, वो तो ऐसे ही सब कुछ देखते रह गया था। यहाँ पास से तो मुआन भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पास तो जंगजुआन फिर उसका मजाक बनाते हुए कहता है हांजू का कि तुमने उस बंदे को एक्टिंग पे रख लिया और तुमने सोचा तक नहीं कि मैं उस पर शक कर सकता हूँ। मुझे तो उस पर एक नजर पे शक हो गया था कि सारे की सारी गड़बड़ है। तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो, मैं उतना मूर्ख भी नहीं हूँ, मैंने पहले ही सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था। जो तुम्हें 30% शेयर चाहिए ना, अब तो तुम बस उसके सपने ही देखते रह जाओ, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देने वाला। बाद में जंगजुआन तो घर पर आ गया होता है और बगल से तो यहाँ पास किरण भी बैठी हुई थी। यहाँ पास तो जंगजुआन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। बाद में यहाँ पास किरण से जंगजुआन कहता है कि तुम मुझे फादर बुलाया करो, मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पास किरण को समय कहते हैं कि दोबारा कहना चाह रहा। यहाँ पे तो जंगजुआन डरने लग गया था। जंगजुआन डरते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। किरण कहती है लगता है मैंने तुम्हें काफी टाइम से डिसिप्लिन नहीं सिखाई है, और उसके कान पकड़कर खींचने लग गई थी। किरण की ऐसी हरकत से यहाँ पर तो जंगजुआन वापस एक फ्लैशबैक याद करने लग गया था, जहाँ पर उसने बहुत सारे ड्रिंक की थी क्लब में और काफी सारी गर्ल्स भी थी। तभी वहाँ पास उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें काफी टाइम से डिसिप्लिन नहीं सिखाई है। इतना क्या करते उसकी कहानी पकड़कर खींचने लग गई थी। आखिरकार जंगजुआन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डरता था। यहाँ पास तो जंगजुआन खड़ा हुआ था और यहाँ पे काफी ज्यादा सोच रहा होता है और वो मन में सोचता है ये लड़की कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी है।
बिल्कुल मेरी मॉम की तरह जब देखिए मुझ पर गुस्सा ही करती रहती है। दूसरी साइड हमें हांजो का दिखाया जाता है। हांजो जो कि काफी गुस्से में था और कहता है कि तुमने मुझ पर कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं जो करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में क्यूलिन और जंगजुआन को किडनैप करवा लेते हैं ये लोग। पास तो वो शेयर्स के पेपर्स क्यूलिन से साइन करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यूलिन कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। यहाँ पास तो हांजू जंगजुआन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करती तो फिर इसका भी कोई हम कुछ नहीं कह सकते, इसकी जान भी जा सकती है। जीजी क्यूलिन से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, अगर तुम अपने अंकल की पिटाई इस तरह नहीं चाहती तो तुम जल्दी से इस पर साइन कर दो वरना कुछ भी हो सकता है। या फिर क्यूलिन कहती है ठीक है मैं साइन करती हूँ। जंगजुआन तो मना कर रहा होता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पास तो क्यूलिन दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं अपने सारे शेयर जीजी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ। इस पर तो जीजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे लिंची और हांजू गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें शेयर चाहिए। जानबूझकर उन्हें लड़वाने की कोशिश कर रही होती है। तभी साइड से तो यहाँ पे जंगजुआन चुपचाप आकर जल्दी से क्यूलिन की बत्तियां खोल देता है। जीजी कहती है कि मैं तुम्हें स्टूपिड दिखती हूँ क्या, जो छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाऊंगी। फिर यहाँ पास तीनों के तीनों हंसने लग गए थे। तभी क्यूलिन के ऊपर एक बंदा वार करने के लिए आता है। तभी यहाँ पास तो जल्दी से जंगजुआन उसे बचा लेता है और बीच में वो आ गया था। क्यूलिन तो यहाँ पर जंगजुआन के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है और कहती है कि बेटा बच्चे नहीं बल्कि मम्मा बचाती है बच्चों को। जंगजुआन कहते हैं तुम क्या कह रही हो। क्यूलिन कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जंगजुआन तो यहाँ पे सारे फ्लैशबैक याद करने लग गया था जब यहाँ पे क्यूलिन बिल्कुल उसकी मॉम की तरह बिहेव कर रही थी। जंगजुआन कहता है मुझे लगा था कि मैं सिर्फ ज्यादा ही कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, लेकिन सच में आप ये थी। यहाँ पे जीजी कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। क्यूलिन कहती है कि मैं सचमुच बेवकूफ थी ऐसे नन्हे बच्चों को पालने के लिए। अगर मुझे पता होता कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी जान जोखिम में कभी न डालती, जो कि मेरे बच्चे लालची हैं। जीजी कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अभी भी इस जंगजुआन का ही साथ दे रही हो तो तुम्हें ऊपर तो जाना पड़ेगा ही। यहाँ पास उसके ऊपर कुछ चलाने वाली थी, तभी बीच में यहाँ पर क्यूलिन आ जाती है। क्यूलिन को जैसे ही चोट लगने वाली थी तभी यहाँ पर ऐसे चिनाकर वो डंडे को पकड़ लेती है। फिर यहाँ पास उसके सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और यहाँ पास हांजू लिंची और जीजू को ये लोग नील डाउन करवा के बैठा दिए थे। यहाँ पे क्यूलिन के पास आती है। क्यूलिन तो उनके पास आकर इन तीनों को ही एक स्लैप चढ़ती है और कहती है कि जरूर मेरे पालन पोषण में कुछ कमी आ गई तभी मुझे ऐसी निकम्मी औलाद मिली है। तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा गिरे हुए हो। यहाँ पे कहती है कि आज से मैं इन तीनों को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन सिखाऊंगी। अब तो हांजू को भी बिलीव हो गया था कि ये उसकी मॉम ही है। हांजू कहते हैं कि मॉम हम गलत थे, हमें माफ कर दो। जीजी भी यहाँ पे रोते हुए कहती है कि हम आपके डॉटर हैं, मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप मुझे ऐसे दूर कैसे कर सकती हैं। क्यूलिन कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा गिर चुके हो और ऐसे तुम लोग लातों के भूत बन चुके हो, नहीं सुधरने वाले तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्यूलिन कहती है कि अब इन तीनों का हमारी शन फैमिली से कोई भी संबंध नहीं है। जीजी और हांजू तो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके बेटे और बेटी हैं, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। किरण कहती है कि अब मैं इन तीनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ले जाओ इसे यहाँ से। गार्ड से तो उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पास वो फिर जंगजुआन को देखते और कहती है क्या तुम ठीक हो। जंगजुआन तो अपना सर हामी लाता है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर क्यूलिन बिल्कुल बिंदास तरीके से बैठकर जूस पी रही होती है। जंगजुआन क्यूलिन के पास जाकर कहते हैं कि मॉम आप मुझे उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहती हैं, मैं 1 साल से पूरी की पूरी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अब आप कंपनी को संभालने के लिए कब आएंगे वापस। क्यूलिन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम मुझे अब क्यूलिन कहोगे और मैं तुम्हारी नीज हूँ और तुम मेरे अंकल। हर कोई अपने स्वयं के शीर्षक से ही जाना जाता है। जंगजुआन कहता है लेकिन आप मेरी मॉम है ना, हम अपनी वरिष्ठता को खराब तो नहीं कर सकते। क्यूलिन कहती है कि मुझे मॉम कहना बंद करो, मैं इसमें बुढ़ी लगती हूँ। जंगजुआन कहता है लेकिन मॉम आप कमी को संभालने के लिए कब वापस आएंगे और उसे अपने हाथों से जूस पिला रहा होता है। क्यूलिन कहती है लेकिन तुम कंपनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। यहाँ पास जंगजुआन कहता है लेकिन मैं आपसे कैसे तुलना कर सकता हूँ, आप तो बिजनेस लेजेंड हैं। क्यूलिन कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए, तुम बहुत कर रहे हो बदतमीजी और चापलूसी भी बहुत कर रहे हो, और वैसे भी अब तुम कंपनी में अच्छा कर रहे हो तो अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम बस करो अच्छी तरीके से कंपनी में काम, और कंपनी तो तुम्हारी, अब तुम कंपनी को सब कुछ दो। जंगजुआन कहता है कि अब आपका क्या। क्यूलिन आते हुए कहती है कि मैं फिजूल खर्ची करूंगी। इतना कहकर तो क्यूलिन वहाँ से चली ही जाती है। फिर असिस्टेंट कहती है कि बॉस अपना आप बेस्ट देना, इतना कहकर तो वो भी वहाँ से भाग जाती है। फिर जंगजुआन उदास सा फेस बनाते हुए कहते हैं कि क्या जिंदगी मेरी हो गई है, ये तो मैं था ना, अब लगता है मेरा फ्यूचर जिंदगी ऐसे ही कटेगी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में रेड हार्ट कमेंट करिएगा। जल्दी लेकर आऊँगी एक अमेजिंग